सामाजिक सुरक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव। सजेशंस फॉर मेकिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम इफेक्टिव। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनेक कमियां हैं। उन सभी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इस हेतु हम निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय नीति का निर्माण। सामाजिक सुरक्षा की कारगर व्यवस्था करने के लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा करनी चाहिए। इससे सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र का स्पष्टीकरण हो जाएगा। उद्देश्य एवं क्षेत्र को निर्धारित करते समय राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा सुझाव है एकीकृत व्यवस्था। भारत में सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं प्रचलित है। एक योजना के प्रावधान दूसरी योजना के प्रावधानों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई बार एक ही श्रमिक को दो या अधिक योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रमिक व सेवायोजकों को अनेक अधिनियमों के अंतर्गत संचालित योजनाओं को ध्यान में रखना होता है। इसलिए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया है कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसके लिए समस्त धन एक कोष में एकत्रित किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को इस कोष में से भुगतान किया जा सके। इसके लिए अंशदानों में वृद्धि करके एक अतिरिक्त कोष की भी स्थापना की जाए जो कि सरकार को उपलब्ध हो। अतः सरकार को उद्योग की प्रकृति के आधार पर एक ऐसी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें संबंधित उद्योग या उपक्रम की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था हो। तीसरा सुझाव है विकेंद्रीकरण। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य विकेंद्रित करना चाहिए। राज्य के क्षेत्र में आने वाले उद्योगों या उपक्रमों में इन योजनाओं के संचालन कार्य संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए। शेष उद्योगों या उपक्रमों में इन योजनाओं के संचालन का कार्य केंद्र सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव है क्षेत्र का विस्तार। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। संगठित क्षेत्र के उद्योगों या उपक्रमों में तो प्राय योजनाएं लागू की जाती रही है, किंतु असंगठित क्षेत्र के उद्योगों तथा कृषि में इन योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। अतः इन क्षेत्रों में इन योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। पर्याप्त लाभ। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ पर्याप्त होने चाहिए। इस हेतु इन योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों की राशि का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना। विद्यमान सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जो सेवायोजक इन योजनाओं को लागू करने से बचने का प्रयास करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अंशदान का यथासमय भुगतान। कई सेवायोजक भविष्य निधि तथा बीमा योजना के अंशदान का संबंधित कोष में यथासमय भुगतान नहीं करते हैं। सरकार को ऐसे अंशदान के यथासमय भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बेरोजगारी लाभ की व्यवस्था। सरकार को बेरोजगार श्रमिकों को भत्ता या लाभ देने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना करनी चाहिए। श्रमिकों को जानकारी। कई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी नहीं है, अतः वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः सरकार को श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। श्रम संघों को भी अपने सदस्यों को इन सभी योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी के साथ सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को जोड़ना। सरकार को न्यूनतम मजदूरी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को जोड़ देना चाहिए। इन सुझावों के अतिरिक्त मेनन समिति की सिफारिशों को भी क्रियान्वित करना चाहिए। मेनन समिति ने निम्न सुझाव दिए थे। वर्तमान भविष्य निधि योजनाओं को एक संवैधानिक पेंशन योजना में प्रणीत किया जाना चाहिए। इसमें अनुग्रह राशि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की जानी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि योजना को मिला देना चाहिए। बेरोजगारी लाभ की योजना शुरू की जानी चाहिए। सभी उद्योगों में भविष्य निधि में योगदान की दर 8.33% से बढ़ाकर 10% कर देनी चाहिए। बेरोजगारी बीमा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। बेरोजगारी बीमा व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेरोजगारी बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले उसकी बेरोजगारी की अवधि में हुई आय की क्षति की पूर्ति का वचन देता है।
किंतु बेरोजगारी बीमा व्यापारिक आधार पर बहुत कम किया जाता है। इसके कई कारण हैं। मंदी के समय बेरोजगारी एक साथ बढ़ जाती है। ऐसी दशा में बीमा कराने वालों में से अधिकांश व्यक्ति जोखिम के शिकार हो जाते हैं और बीमाकर्ता के लिए क्षतिपूर्ति करना कठिन हो जाता है। इसमें नैतिक या चारित्रिक संकटों की भी अधिक संभावना होती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जब चाहेगा येन के प्रकार अपने आप को बेरोजगार कर सकेगा। इससे बीमाकर्ता को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। उपयुक्त दोनों कारणों का प्रभाव यह होगा कि प्रीमियम की दर बहुत अधिक रखनी होगी। इससे बीमित के लिए बीमा कराना व्यावहारिक एवं लाभदायक नहीं रह जाएगा। स्पष्ट है कि इन कारणों से सामान्यतः व्यापारिक आधार पर बेरोजगारी बीमा व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। परंतु ये बीमा बहुत ही कम देशों में किया जाता है। भारत में ऐसा बीमा नहीं किया जाता है। विश्व के कई देशों में बेरोजगारी बीमा सामाजिक बीमा योजना के अधीन ही किया जाता है। अतः वास्तव में हमें इस बेरोजगारी बीमा की बजाय बेरोजगारी सामाजिक बीमा कहकर पुकारना चाहिए। इस दृष्टि से बेरोजगारी बीमा सामाजिक बीमा योजना के अधीन वह बीमा है जिसके अंतर्गत सरकार, सेवायोजक तथा कर्मचारी अनुदान कर एक कोष का निर्माण करते हैं, जिसमें से उस कोष के सदस्य के बेरोजगार रहने की अवधि में उसी आय की सुरक्षा या आय की क्षतिपूर्ति या आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाती है। कभी कभी इस बीमा योजना के अधीन बेरोजगारी की दशा में आय की सुरक्षा, आर्थिक सहायता के साथ साथ नए रोजगार ढूंढने का प्रयास करने के लिए भी आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। ये उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी बीमा योजना के अधीन केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी रोजगार में किसी सेवा योजना के अधीन नियुक्त है। शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा प्राप्ति की प्रतीक्षा में लगे बेरोजगार व्यक्तियों को इस बीमा योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी बीमा के लिए प्रयास। भारत में बेरोजगारी बीमा योजना को लागू नहीं किया जा सका, किंतु इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। स्थायी श्रम आयोग के विचार। भारत में सर्वप्रथम स्थायी श्रम आयोग ने बेरोजगारी बीमा की वैधता पर विचार किया तथा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में निम्नलिखित कारणों से बेरोजगारी बीमा लागू करना व्यावहारिक नहीं है। देश में स्थायी एवं नियमित औद्योगिक जनशक्ति का अभाव है, अतः बीमा कोष स्थापित करना बहुत कठिन है। देश का बढ़त आकार जो विभिन्न रियासतों और प्रांतों में बटा हुआ है, अतः बीमा योजना बनाना व संचालित करना बहुत कठिन है। इस योजना के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसका अधिकांश भार सेवा आयोजकों और सरकार पर आएगा। इन सभी कारणों से स्थायी श्रम आयोग ने भारत में सामाजिक बीमा योजना को अव्यावहारिक मानकर इसे लागू करने की अनुशंसा भी नहीं की थी। अध्ययन दल की नियुक्ति। संविदा प्राप्ति के बाद सामाजिक बीमा की दिशा में प्रथम प्रयास 1954 में किए गए। भारत सरकार ने बेरोजगारी बीमा का अध्ययन कर एक उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल की सन 1954 में नियुक्ति की। इस अध्ययन दल में योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वित्त, वाणिज्य एवं श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सदस्य नियुक्त किया गया। इस दल ने सामाजिक बीमा योजना सिफारिश तो की, किंतु ये सुझाव भी दिया कि इसके उद्देश्य इसके कोष का निर्माण केवल सेवा आयोजकों एवं श्रमिकों के अनुदान से ही किया जाए। इस अध्ययन दल की अनुशंसा का कभी भी क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। भारतीय श्रम सम्मेलन 1965 में प्रस्ताव पारित। सन 1965 में 23वां भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सामाजिक बीमा योजना लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में सामाजिक बीमा योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो निम्नानुसार है। ये योजना उन सभी कर्मचारियों पर लागू की जाए जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1965 अथवा कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम 1948 के अधीन के क्षेत्र में आते हैं। उपयुक्त अधिनियमों के अधीन आने वाले किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार होने पर या बेरोजगारी योजना के लाभ तभी दिए जाए जबकि वो बेरोजगार होने के बाद काम करने का इच्छुक एवं योग्य हो। बेरोजगारी बीमा योजना के लिए कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सेवा आयोजक और कर्मचारी दोनों ही मजदूरी का आधा प्रतिशत करेंगे। सेवा आयोजकों इस योजना के प्रशासनिक व्यय सरकार वहन करेगी। योजना में आने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों
कि बेरोजगार होने पर उन्हें औसत मासिक मजदूरी के 50% के बराबर राशि बेरोजगारी बीमा लाभ दिया जाएगा। ये लाभ 6 माह तक अथवा पुनः रोजगार मिलने तक, जो भी अवधि पहले हो, तक ही दिया जा सकेगा। इस योजना पर भी सेवा आयोजकों की आम सहमति नहीं बन सकी, फलतः इसे क्रियान्वित भी नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सन 1966 में स्थापना की गई थी, जिसने सन 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने सभी नियोजित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बेरोजगारी बीमा योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की थी, किंतु इस अनुशंसा को भी आज तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। बेरोजगारी बीमा के मार्ग में बाधाएं। विभिन्न प्रयासों एवं अनुशंसाओं के उपरांत भी भारत में बेरोजगारी बीमा की योजना लागू नहीं की जा सकी है। इसके प्रमुख कारण निम्नानुसार है। बेरोजगारी समस्या की गंभीरता। भारत में बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर है। भारत में बेरोजगारी समस्या अत्यंत गंभीर है। प्रतिवर्ष कई लाख व्यक्ति बेरोजगारों की सूची में जुड़ जाते हैं। फलतः योजना को क्रियान्वित करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। औद्योगिक विवाद। भारत में औद्योगिक विवाद भी बहुत अधिक होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप भी कई श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। विशाल देश। भारत एक विशाल देश है, जिसमें कई करोड़ लोग संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगारों में युक्त है। इतने बड़े देश में विशेषकर असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में समय बीमा योजना का संचालन करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती है। नियमित एवं स्थायी औद्योगिक श्रमिकों की बहुत कम संख्या। भारत में यद्यपि हाल ही कुछ वर्षों में नियमित एवं स्थायी औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, किंतु कई दशकों से नियमित एवं स्थायी श्रमिकों की संख्या बहुत कम रही है। फलतः भारत में बेरोजगारी बीमा का औचित्य एवं उपयोगिता दोनों ही सीमित रही है। इसलिए भारत में बेरोजगारी बीमा के प्रयास भी सफल नहीं हो पाए हैं। कम लाभदेयता। भारतीय उद्योगों की लाभदेयता भी अन्य देशों के उद्योगों की तुलना में बहुत कम रही है। इस कारण भी सेवा आयोजक इस योजना के लिए अंशदान करने में असमर्थता प्रकट करते रहे हैं। औद्योगिक रुग्णता। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या बहुत गंभीर है। ऐसे उद्योगों में बेरोजगारी बीमा कोष के लिए अनुदान प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। सरकारी बजट की सीमाएं। भारत सरकार का ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों के बजट भी घाटे में ही रह रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी सरकारी बजट में करोड़ रुपए का घाटा रहता है। अतः सरकार भी समय अनुदान देने की स्थिति में नहीं रही है। अतः सरकार भी इस दिशा में पहल नहीं कर सकी है। सफलता के लिए आवश्यक बातें हैं। सुझाव। भारत में बेरोजगारी बीमा योजना की सफलतापूर्वक लागू करना है तो निम्नलिखित बातों या सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम बेरोजगारी की समस्या गंभीरता को समझने के लिए बेरोजगारी के आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था के लिए विद्यमान सामाजिक बीमा योजनाओं अधिनियमों जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के प्रावधानों को एकीकृत करना चाहिए। बेरोजगारी बीमा योजना के लिए वैधानिक व्यवस्था करनी चाहिए। इस वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी बीमा कोष का निर्माण करना चाहिए, जिसमें सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के साथ साथ सरकार को भी अंशदान करना चाहिए। बेरोजगारी बीमा योजना के अधीन लाभ की पात्रता, अवधि, प्रतीक्षा काल, लाभों की मात्रा, भुगतान आदि के संबंध में पर्याप्त स्पष्ट प्रावधान करने चाहिए। बेरोजगारों के यथासमय शीघ्र पुनः रोजगार की संबंधित योजना बनानी चाहिए, ताकि बेरोजगारी बीमा योजना कोष पर कम से कम भार पड़े। वैकल्पिक योजनाएं, अल्टरनेटिव स्कीम्स। भारत में बेरोजगारी बीमा योजना तो नहीं है, किंतु इसके स्थान पर कुछ वैकल्पिक योजनाएं अवश्य बनाई एवं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें से कुछ एक प्रमुख योजनाएं या व्यवस्थाएं निम्नानुसार है। कामबंदी के लिए क्षतिपूर्ति। भारत के औद्योगिक विवाद नियम में कुछ दशाओं में कामबंदी के लिए क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। कामबंदी या जबरन छुट्टी तब की जाती है जबकि सेवा आयोजक कुछ विशिष्ट कारणों से श्रमिक को अस्थायी रूप से कार्य देने में समर्थ हो जाता है। कुछ कारणों से श्रमिक को अस्थायी रूप से कार्य देने में असमर्थ हो जाता है। कामबंदी दशा में श्रमिक को क्षतिपूर्ति प्राप्त अधिकार होता है। ऐसी क्षतिपूर्ति 12 महीनों की अवधि में केवल 45 दिनों के लिए देय होती है। क्षतिपूर्ति की राशि गणना के लिए मूल मजदूरी तथा महंगाई की राशि को जोड़ा जाता है और उसकी 50% राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति। औद्योगिक विवाद अधिनियम में श्रमिकों की छंटनी की दशा में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। छंटनी सामान्य तब की जा सकती है जबकि किसी संस्थान में स्थायी रूप से कार्यभार में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कारखाने को
को समुचित सरकार की पूर्णानुमति में से बंद करने की दिशा में भी छंटनी की जा सकती है। छठवीं दिशा में प्रत्येक श्रमिक को कुछ शर्तों के पूरा करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति के रूप में निरंतर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष अथवा प्रत्येक 6 महीनों से अधिक की अवधि के किसी भी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर राशि देनी होगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में उस संस्थान में कार्यभार बढ़ने में स्थान रिक्त होने पर छंटनी किए गए श्रमिकों को पुनः नियुक्ति में प्राथमिकता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। बेरोजगारी भत्ता। भारत में कई राज्य सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता योजनाएं प्रारंभ कर दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की गई है। रोजगार आश्वासन योजना। भारत सरकार ने 1993 में रोजगार आश्वासन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अधीन देश के 752 पिछड़े विकास खंडों ग्रामीण इलाकों में रोजगार चाहने वाले निर्धनों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य में रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। इस योजना के अधीन रोजगार तब उपलब्ध किया जाएगा जबकि कृषि रोजगार में कमी हो जाएगी। इस योजना में कुल 81% भार केंद्र सरकार तथा 20% भार समृद्ध राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अधीन वर्ष 1993 में लगभग 5 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया था। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में कार्य श्रमिकों को छंटनी बेरोजगारी की दशा में उन्हें राहत देने के लिए एक राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापित किया गया है। इस कोष में से श्रमिकों को आय की सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें नए रोजगार के लिए पुनः प्रशिक्षित करने तथा नया रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था तो नहीं है, किंतु बेरोजगारी की दशा में राहत देने कुछ उपाय जरूर किए गए हैं। धन्यवाद।